स्वागत है। आज हम शादी जैसे रिश्ते पर एक बहुत ही ईमानदार और ज़रूरी नज़र डालने वाले हैं। हमारे एक श्रोता आशीष ने हमें एक दस्तावेज भेजा है जो असल में शादी में सुरक्षित महसूस करने के लिए एक पूरा सिस्टम, एक ढांचा तैयार करता है। हाँ। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि आशीष का अपना अनुभव 498A जैसे कानूनी मामलों से जुड़ा रहा है, तो उनके लिए ये डर सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक हकीकत है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस दस्तावेज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये डर को और नहीं बढ़ाता। सही। इसका मकसद डराना नहीं है बल्कि एक तरह से तैयारी करना है। ये शादी को एक भावनात्मक, कानूनी और मनोवैज्ञानिक साझेदारी के तौर पर देखता है और हर पहलू पर रोशनी डालता है। सही कहा। तो आज आशीष के भेजे इस दस्तावेज के जरिए हम इसी सिस्टम पर बात करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर के बावजूद भरोसे के साथ एक नया रिश्ता कैसे बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है। हाँ। इस दस्तावेज का जो मूल मंत्र है वो ये है कि कोई भी कानूनी समझौता या कागज आपको उतने अच्छे से नहीं बचा सकता। अच्छा। जितना सही जीवन साथी का चुनाव और खुद की भावनात्मक समझ आपको बचा सकती है। ठीक है। यही पूरी बातचीत का सार है। ठीक है, तो चलिए इसे यहीं से खोलते हैं। दस्तावेज का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा इसी बात पर है। कानूनी सुरक्षा से पहले भावनात्मक सुरक्षा। हाँ। मतलब वकीलों और कागजों के बारे में सोचने से पहले इंसान को समझने पर ध्यान दो। हाँ, और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है। हाँ। दस्तावेज इसे बहुत ही व्यवहारिक कदमों में तोड़ता है। जैसे? ये कहता है कि किसी से मिलकर तुरंत शादी का फैसला मत करो। हाँ। कम से कम 6 से 9 महीने एक दूसरे को जानने में लगाओ। 6 से 9 महीने? मतलब सिर्फ डेटिंग वाला पीरियड नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक दूसरे को समझने का वक्त है। और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि सिर्फ उस इंसान से ही नहीं बल्कि उसके परिवार से भी कई बार मिलो, उनके घर जाओ, देखो कि वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, उनका माहौल कैसा है। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी इंसान अकेले नहीं होता, वो अपने पूरे माहौल का एक हिस्सा होता है। बिल्कुल। और इसी समझ को और गहरा करने के लिए एक और सुझाव है। देखो कि जब आप दोनों में किसी बात पर असहमति होती है तो वो इंसान कैसे बर्ताव करता है। हाँ। क्या वो चिल्लाता है, क्या वो चुप हो जाता है, या बैठकर बात को सुलझाने की कोशिश करता है। क्योंकि जिंदगी में मतभेद तो होंगे ही, सवाल यह है कि आप उन्हें संभालेंगे कैसे। लेकिन इसमें जो सबसे असरदार आइडिया है वो है नहीं का टेस्ट। दस्तावेज में इसे एक तरह का लिटमस टेस्ट कहा गया है। हाँ। ये देखने के लिए कि जब आप किसी छोटी सी बात के लिए नहीं कहते हैं तो सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या होती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सोचिए, आपने कहा आज बाहर खाने का मन नहीं है या मुझे ये फिल्म नहीं देखनी। हाँ, बहुत छोटी सी बात है ये तो। बिल्कुल। अगर इस छोटी सी नहीं पर सामने से गुस्सा, ड्रामा, इमोशनल ब्लैकमेल या जिद आती है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। दस्तावेज का तर्क सीधा है। जो इंसान शादी से पहले आपकी एक छोटी सी नहीं का सम्मान नहीं कर सकता, वो शादी के बाद आपकी बड़ी सीमाओं का सम्मान कैसे करेगा। ये पहला और सबसे शक्तिशाली सुरक्षा फिल्टर है। सही बात है। ये एक तरह से भविष्य की एक झलक दे देता है ना। हाँ। तो ठीक है, भावनात्मक सुरक्षा सबसे पहले। बिल्कुल। पर मुझे लगता है आशीष जिस चीज से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं वो है कानूनी और वित्तीय डर। उनके पिछले अनुभव को देखते हुए ये समझना आसान है। हाँ, और दस्तावेज का नजरिया इस डर को कम करने का है, न कि शक को बढ़ाने का। ये डर को संभालने के लिए एक सिस्टम बनाने की बात करता है। सिस्टम? हाँ, मतलब आप किसी पर शक नहीं कर रहे, आप बस चीजों को साफ और पारदर्शी बना रहे हैं जो दोनों के लिए अच्छा है। तो इसमें कुछ बहुत ही जमीनी कदम उठाने की सलाह दी गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने सारे कागजात, चाहे वो घर के हों या लोन के, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखें। हाँ, बिल्कुल। उनकी एक डिजिटल कॉपी हमेशा अपने पास सुरक्षित रखें। चीजें बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। और एक बहुत अहम सलाह है कि शादी होते ही भावनाओं में बहकर कोई बड़ी संपत्ति जैसे घर जॉइंट नाम पर ट्रांसफर ना करें। दस्तावेज कहता है कि ये भरोसे की कमी नहीं है, ये बस एक प्रक्रिया है। आप रिश्ते को स्थिर होने का समय दे रहे हैं। 2-3 साल जब रिश्ता मजबूत हो जाए तब आप साथ मिलकर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। ये जल्दबाजी से बचाता है। हाँ, ये तो समझ आता है। इसके अलावा एक इमरजेंसी फंड की भी बात की गई है। मतलब एक अलग बैंक खाते में कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर पैसा होना चाहिए। एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। बिल्कुल। और इन सब में सबसे सरल
लेकिन सबसे असरदार सलाह है नकद लेन देन से बचें। अच्छा, चाहे आप छोटा मोटा खर्च कर रहे हो या कोई बड़ी रकम दे रहे हो, हमेशा बैंक ट्रांसफर या डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें। दस्तावेज की भाषा में पारदर्शिता ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। सही है। जब हर चीज का रिकॉर्ड होता है तो उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। नहीं, ये रिश्ते में एक अनुमानित और स्थिर माहौल बनाने के बारे में है। जब पैसों को लेकर नियम साफ होते हैं तो उस विषय पर होने वाले झगड़ों की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये शक नहीं बल्कि सिस्टम बनाने के बारे में है। एक ऐसा सिस्टम जहां दोनों को पता हो कि चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो भावनात्मक और वित्तीय सुरक्षा की बात हो गई, लेकिन दस्तावेज एक और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर जोर देता है, शादी से पहले होने वाली जरूरी बातचीत। हाँ। और ये सिर्फ ये पूछने के बारे में नहीं है कि तुम्हारी हॉबी क्या है। ये कुछ बहुत ही गहरे और मुश्किल सवालों के बारे में। हाँ, और ये हिस्सा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको बताता है कि आपका पार्टनर मुश्किल विषयों को संभालने में कितना सक्षम है। दस्तावेज कहता है कि सगाई से पहले इन मुद्दों पर बात हो जानी चाहिए। ये लिस्ट तो काफी सोचने वाली है। जैसे दहेज पर आपके क्या विचार हैं? जाहिर है जवाब नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर खुलकर बात करना जरूरी है। बिल्कुल। शादी के बाद रहेंगे कहाँ? अपने माता पिता के साथ या अलग? आशीष के मामले में ये और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि उनके एक गोद लिए हुए बेटे हैं। हाँ। तो उस बच्चे के भविष्य और परवरिश को लेकर आपके होने वाले पार्टनर की सोच क्या है? और भी बहुत कुछ है। एक दूसरे से पैसे को लेकर क्या उम्मीदें हैं? क्या पत्नी काम करेगी? अगर हाँ, तो उसके करियर के लक्ष्य क्या हैं और आप उसमें कैसे सहयोग करेंगे? और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अजीब लग सकता है, जैसे शादी से पहले ही कोई इंटरव्यू या समझौता कर रहे हो। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या दस्तावेज इस पर कुछ कहता है? वो सीधे तौर पर तरीका तो नहीं बताता, लेकिन उसका इशारा ये है कि अगर इन बातों को करने में आपको अजीब लग रहा है या आपका पार्टनर इनसे बच रहा है, तो यही अपने आप में एक जवाब है। अच्छा, जो इंसान शादी की नींव रखने वाली इन गंभीर बातों से भाग रहा है, वो जिंदगी की असली मुश्किलों का सामना कैसे करेगा? अगर कोई इन चर्चाओं को नेगेटिव या भरोसे की कमी कहता है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि उनकी भावनात्मक परिपक्वता में कमी है। मतलब इन सवालों से बचने की कोशिश ही अपने आप में एक जवाब है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शायद वो इंसान एक टीम के तौर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये सहयोग करने की इच्छा का टेस्ट है। अच्छा, तो बातचीत हो गई, आपने एक दूसरे को समझ लिया, लेकिन आज के जमाने में यहीं पर बैकग्राउंड चेक का आइडिया आता है, जो सुनने में थोड़ा संवेदनशील लग सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत पतली रेखा है। दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि यह सत्यापन है, जासूसी नहीं। अच्छा, वेरिफिकेशन। हाँ, वेरिफिकेशन। अगर यह भरोसे की कमी से किया जाए तो रिश्ता शुरू होने से पहले ही खराब हो सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या चेक करें, बल्कि कैसे और किस मानसिकता से करें। तो ये सत्यापन कैसा दिखता है? इसमें क्या क्या शामिल है? बहुत सीधी और सरल चीजें, जैसे किसी ने कहा कि वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है, तो बस ये पुष्टि कर लेना कि ये सच है। अगर उनकी पहले कोई शादी हुई थी तो ये कानूनी रूप से पुष्टि कर लेना कि तलाक हो चुका और सब कुछ साफ है। ये सब जानकारी छिपाने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता के लिए। और इसमें एक और सलाह है कि कम से कम एक निष्पक्ष व्यक्ति यानी न्यूट्रल रेफरेंस से बात करें। बिल्कुल। कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार नहीं, बल्कि शायद कोई पुराना सहकर्मी। हाँ, जो आपको एक अनबायस्ड नजरिया दे सके। और आखिरी चीज है उनके सोशल सर्कल को देखना। उनके दोस्त कैसे हैं, वे लोगों के साथ कैसे उठते बैठते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। दस्तावेज साफ कहता है आप शक्की नहीं बन रहे, आप बस सतर्क हो रहे हैं। इसे समझने का एक अच्छा तरीका शायद ये है कि जैसे कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर करती है तो वो ड्यू डिलिजेंस करती है। सही एनालॉजी है। शादी तो जिंदगी की सबसे बड़ी साझेदारी है, तो थोड़ी बहुत ड्यू डिलिजेंस तो बनती है। आपने एकदम सही कहा। ये अविश्वास के बारे में नहीं, बल्कि जानकारी के अंतर को पाटने के बारे में है, ताकि आप एक सूचित निर्णय ले सकें। ठीक है, अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो शायद इन सब की जड़ है। दस्तावेज इस सवाल पर बहुत जोर देता है कि आप शादी कर ही क्यों रहे हैं। हाँ, इसमें उन गलत कारणों की एक पूरी सूची है जिनके लिए लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। और ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर शादी करने की वजह ही कमजोर है तो रिश्ता कितना भी अच्छा शुरू हो, उसके टिकने की संभावना कम हो जाती है। तो क्या है वो गलत वजह है? दस्तावेज के मुताबिक पहली वजह है अकेलापन। सिर्फ इसलिए शादी करना कि आप अकेला महसूस करते हैं। दूसरी वजह उम्र का दबाव। हाँ, समाज का दबाव। अब तुम्हारी उम्र हो गई है,
तीसरी वजह, भावनात्मक सहारे की तलाश, यानी आप किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जो आपकी समस्याओं को ठीक कर दे। और एक चौथी वजह भी है जिसे आजकल की भाषा में फोमो कहते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, ये डर कि आपके सारे दोस्त शादी कर रहे हैं और आप पीछे रह जाएंगे। तो दस्तावेज का मुख्य तर्क क्या है कि शादी कब करनी चाहिए? उसका तर्क यह है कि शादी हमेशा एक स्थिरता और मजबूती की स्थिति से होनी चाहिए, ना कि किसी कमी, जरूरत या मजबूरी से। जब आप अपनी जिंदगी में खुश और पूर्ण महसूस कर रहे हो, तब किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करें। अगर आप शादी को अपने अकेलेपन का हल मानकर उसमें जा रहे हैं, तो आप पहले दिन से ही उस रिश्ते पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं। ये तो मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो आशीष के डर का केंद्र है, 498A का डर। हाँ, दस्तावेज इस बात को मानता है कि हाँ, इस कानून का दुरुपयोग होता है, लेकिन वो सिर्फ डरने या सिस्टम को कोसने के बजाय एक अलग नजरिया पेश करता है। हाँ, और ये नजरिया बहुत सशक्त करने वाला है। दस्तावेज कहता है कि शादियां रातों रात टूटकर कोर्ट तक नहीं पहुंचती, ये एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा होता है। किसी भी बड़े कानूनी मामले से पहले कई महीनों या सालों तक चेतावनी के संकेत मिलते रहते हैं। कैसे संकेत? जैसे बार बार होने वाले झगड़े जिनका कोई हल नहीं निकलता, छोटी छोटी बातों पर बढ़ता हुआ गुस्सा और नाराजगी, अहंकार की लड़ाई। हाँ, अहंकार की लड़ाई, जहां कोई भी झुकने या माफी मांगने को तैयार नहीं होता, और अंत में बातचीत का पूरी तरह से बंद हो जाना। बिल्कुल। जब पति पत्नी एक ही घर में अजनबियों की तरह रहने लगते हैं, ये वो संकेत हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। तो इसका मतलब ये है कि कानूनी लड़ाई तक पहुंचने से पहले बहुत कुछ होता है जिसे संभाला जा सकता है। हाँ, यहीं पर दस्तावेज की वो लाइन आती है जो मुझे सबसे ज्यादा असरदार लगी। भावनात्मक नियंत्रण ही कानूनी सुरक्षा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि जो इंसान मुश्किल समय में बहस के दौरान अपने गुस्से और अपनी भावनाओं पर काबू रख सकता है, जो शांत रहकर बात को बढ़ने नहीं देता, उसके लिए कानूनी पचड़ों में फंसने की संभावना अपने आप बहुत कम हो जाती है। अच्छा। मामले तब बिगड़ते हैं जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, जब अहंकार हावी हो जाता है, और जब लोग ऐसी बातें कहे या कर जाते हैं जिन्हें बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। आपका शांत दिमाग ही आपका सबसे बड़ा वकील है। ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। मतलब कोर्ट कचहरी से बचने का सबसे बड़ा हथियार हमारे अपने दिमाग का सुकून है। बिल्कुल। सोचिए, एक छोटी सी असहमति हुई पैसे को लेकर या किसी रिश्तेदार को लेकर। हाँ। एक व्यक्ति जो भावनात्मक रूप से अस्थिर है, वो शायद चिल्लाना शुरू कर दे, पुरानी बातें ले आए, अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करे। दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह जवाब दे। ये रोज रोज होने लगे तो रिश्ते में जहर घुल जाता है। कुछ महीनों बाद यही पैटर्न एक दूसरे को धमकी देने या पुलिस को बुलाने तक पहुंच सकता है। और एक शांत व्यक्ति, वहीं एक शांत व्यक्ति उसी असहमति पर कहेगा, ठीक है, अभी हम दोनों गुस्से में हैं, हम इस पर बाद में बात करते हैं। बस ये एक वाक्य पूरी कहानी को बदल सकता है। तो इसी से जुड़कर दस्तावेज का संतुलित सच सामने आता है, जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। बिल्कुल। और वो संतुलित सच ये है, अगर आप एक भावनात्मक रूप से अस्थिर, गुस्सैल या नाटकीय व्यक्ति से शादी करते हैं, तो दुनिया की कोई भी कानूनी प्रणाली या कोई भी वकील आपको पूरी तरह से नहीं बचा सकता, क्योंकि अस्थिरता का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन अगर आप एक परिपक्व, शांत और स्थिर व्यक्ति से शादी करते हैं, तो ये कानूनी डर अपने आप सिर्फ एक दूर की आवाज बनकर रह जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पार्टनर समस्याओं को मिलकर सुलझाएगा, न कि उन्हें हथियार बनाएगा। तो इस सब का क्या मतलब है आशीष के लिए और हमारे बाकी श्रोताओं के लिए? इसका निचोड़ क्या है? मुझे लगता है कि ये ढांचा सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है। नहीं, ये असल में मानसिकता में एक बदलाव का सुझाव है। आपने सही कहा। ये डर से निकलकर तैयारी की ओर बढ़ने का एक रास्ता है। ये कानूनी दांव-पेच पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है। सही साथी को चुनने की बुद्धिमत्ता और उससे भी ज्यादा खुद को संभालने की बुद्धिमत्ता। अंतिम सुरक्षा सही व्यक्ति को चुनने और उससे भी ज्यादा खुद सही व्यक्ति बनने में है। बिल्कुल। यह बाहर की सुरक्षा से ज्यादा अंदर की स्थिरता के बारे में है। और दस्तावेज एक बहुत ही सीधे और महत्वपूर्ण विचार के साथ खत्म होता है। ये सिर्फ आशीष के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो एक स्थायी रिश्ते के बारे में सोच रहा है। ये एक सवाल है खुद से पूछने के लिए, किसी भी बाहरी जांच से ज्यादा जरूरी एक अंदरूनी जांच। और वो सवाल क्या है? दस्तावेज कहता है 1 से 10 के पैमाने पर पूरी ईमानदारी से खुद को आंकें। जब कोई झगड़ा या मुश्किल स्थिति आती है, तो आप भावनात्मक रूप से कितने शांत रहते हैं? अच्छा, यह आत्मचिंतन का सवाल है, क्योंकि कानून, नियम या कोई भी बाहरी सिस्टम आपकी उतनी मदद नहीं कर सकता जितना आपका अपना शांत मन कर सकता है। अंत में आपके शांत रहने का स्तर ही आपके रिश्ते के भविष्य की सुरक्षा को सबसे ज्यादा तय करेगा।